मगध, जहाँ कभी चाणक्य के विचारों ने साम्राज्य की नींव रखी, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला दुनिया में ज्ञान ज्योति से चमके, जो कभी भारत के स्वर्णिम अध्यायों का गवाह था। मगध का वो साम्राज्य तो नहीं बचा, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा आज बिहार में आता है। कभी सबसे समृद्ध साम्राज्य में शुमार मगध आज बिहार की शक्ल में ही बेरोजगारी और पलायन की कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश में ना तो ढंग की प्राइवेट कंपनियां हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में अच्छी प्राइवेट नौकरियां। विकास जो गायब हुआ था उसने ना लौटने की कसम खा ली। यूनिवर्सिटियों में 3 साल का बीए 6 साल में पूरा होता है। सरकारी नौकरियों की भर्ती कभी टाइम पर नहीं होती। इन सब के चलते दशकों से हर रात टूट रहे सपनों के बाद भी युवा अपना संघर्ष नहीं भूले। लेकिन सवाल है, कब तक? बिहार के लोग कब तक पलायन के चलते अपने घरों और अपनों से हजारों किलोमीटर दूर बैठेंगे? जो परदेश ना गए वो बेचारे खिचड़ी और सत्तू के भरोसे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अपनी नीतियों और राजनीति से बिहार को गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं में धकेल कर भी हुकूमत को चैन न मिली, तो अब उसने इन युवाओं से उनका ये संघर्ष भी छीन लिया है। अब अगर देर सवेर सरकारी नौकरी का एग्जाम हो भी जाए तो पेपर लीक का डर बना रहता है, और कई बार तो पेपर लीक हो भी जाता है, जैसे कि इस बार बीपीएससी के एग्जाम पर आरोप लगे हैं। इसके बाद भी एक्शन अपराधियों पर नहीं बल्कि प्रदर्शन करते युवाओं पर लिया जाता है। ठंड में वाटर कैनन से पानी बरसाया जाता है और उसके बाद लाठियां भाजी जाती हैं। आखिर बिहार की ये दुर्दशा क्यों है? क्या है बिहार की बर्बादी की असल तस्वीर? कितने युवा बेरोजगार हैं, कितने पलायन को मजबूर हैं, और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या बदहाली है? क्या बिहार की ये तस्वीर बदल सकती है? कोई उपाय बाकी है या सब चौपट हो चला है? आज के एपिसोड में बात इसी की। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। बिहार के जड़ में घुले मट्ठे का रंग कायदे से समझने के लिए गोला प्रकार रखकर 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द गोला बनाते हैं। बेरोजगारी, स्किल गैप, खेती पर निर्भरता, इंडस्ट्री की कमी। इन 4 पहलुओं की गहराई में उतरने से पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। तभी समझ में आएगा कि बिहार की इस जटिल समस्या की जड़ें कितनी विशाल हैं और ये छात्र छात्राएं क्यों आधी रात सिर पर पानी की बौछार और बदन की चमड़ियों पर लाठी की चटक झेलने को मजबूर हैं। आंखों में ख्वाब है नौकरी का और पेट में एक आग है बेरोजगारी की, जो झारिया के कोयले की खदान की तरह न जाने कितने सालों से अंदर ही अंदर दहके जा रही है। और यही आग जब उबाल मारती है तो बीपीएससी प्रोटेस्ट जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये समस्या ऊपर से जितनी आसान है, अंदर से उतनी ही जटिल है। इसी जटिलता को सरलता से समझते हैं। बेरोजगारी का खेल 2 पॉइंटर से शुरू होता है। पहला लेबर फोर्स, दूसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हर आयु वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करता। संस्थाएं ये मानती हैं कि काम करने वालों की उम्र 15 साल या उससे ऊपर की होती है, जिसे हम वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं। इस वर्किंग एज ग्रुप की कुल जनसंख्या में से जितने लोग असल में काम कर रहे हैं या फिर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका टोटल ही लेबर फोर्स कहलाता है। वर्किंग एज ग्रुप में से कितने प्रतिशत लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। अब समझिए बेरोजगारी की परिभाषा। अर्थशास्त्र की भाषा में बेरोजगारी का मतलब है वो स्थिति जब लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति रोजगार तो ढूंढ रहा है, रोजगार करने लायक भी है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे निकालते हैं बेरोजगारी दर, यानी लेबर फोर्स में बेरोजगारों का प्रतिशत। इसे ही बेरोजगारी दर भी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन बिहार के मामले में असली समस्या बेरोजगारी दर से नहीं बल्कि लेबर फोर्स से शुरू होती है। कैसे? आपने बार बार एक शब्द का जिक्र सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी जब देश में कामगार जनसंख्या, वही जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, जब यह आबादी ज़्यादा होती है तब देश या प्रदेश में कामगारों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लेबर फोर्स कहते हैं। लेबर फोर्स ज़्यादा होने से देश में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ये स्वाभाविक बात है कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लेबर फोर्स से ये पता चलता है कि वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा असल में काम कर रहा है और कितना नहीं। भारत सरकार के 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक बिहार में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या 63.7% है। माने बिहार में हर 100 में से 64 लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 13.3 करोड़।
तो इस हिसाब से बिहार की वर्किंग एज ग्रुप की संख्या करीबन 8.4 करोड़ होती है। लेकिन अक्टूबर 2024 में भारत सरकार की सालाना रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से इस 8.4 करोड़ की संख्या में से 79.7% महिलाएं और 51.9% पुरुष ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार की तलाश में हैं। इसका भी आंकड़ा समझते हैं। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 882 रेशियो 1000 का है, यानी हर 1000 पुरुष पर 882 महिलाएं हैं। लेकिन यह अनुपात अलग अलग आयु वर्ग में ऊपर नीचे होगा, तो बात को समझने के लिए हम इसे मोटा माटी मान लेते हैं कि 1000 पुरुष हैं तो 1000 महिलाएं भी हैं। अब मान लेते हैं कि 8.4 करोड़ में से 4.2 करोड़ महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष भी हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। अब इन 4 करोड़ 20 लाख महिलाओं में से लगभग 3 करोड़ 34 लाख महिलाएं और 4 करोड़ 20 लाख पुरुषों में से लगभग 2 करोड़ 18 लाख पुरुष ना तो कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही किसी रोजगार की तलाश में हैं। मसलन वो लेबर फोर्स का हिस्सा भी नहीं है। माने ये वो लोग हैं जिनका ध्येय बन चुका है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 2023-24 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 34.5% रहा महज, यानी कि वर्किंग एज ग्रुप और लेबर फोर्स के बीच में 29.2% का फर्क है। लोगों की संख्या यानी कि हेड काउंट में कहें तो वर्किंग एज के करीबन 2.5 करोड़ लोग बिहार में ना तो किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं और ना ही उन्हें रोजगार की तलाश है, या कह सकते हैं कि वो अब थक हार कर घर बैठ गया है और इसके बावजूद भी प्रदेश में बेरोजगारी है। इन सब वजहों से बिहार का युवा जो प्रदेश का एसेट है वो अब प्रदेश के लिए लायबिलिटी बन चुका है, यानी भार बन चुका है। कैसे? कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इकोनॉमी की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। ऐसे सिचुएशन में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो मिलने से रहा, मतलब उस आबादी का इकोनॉमी को फायदा होने से रहा, उल्टा नुकसान होगा जिसे इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिजास्टर कहते हैं। कैसे? क्योंकि इससे हाउस होल्ड इनकम यानी घरेलू आमदनी कम होती है, जिससे पूरी इकोनॉमी में डिमांड घट जाती है। फिर इस कम होती डिमांड के कारण उद्योगों को घाटा होता है और आखिर में उद्योग बंद होने शुरू हो जाते हैं और नौकरियों की संख्या में गिरावट होती है। सो अलग इन तमाम वजहों से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी एक विशियस साइकिल या कुचक्र शुरू हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ये समस्या बैठे बैठे पैदा हो गई, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला है स्किल गैप। बेरोजगारी जो दिक्कत खड़ी कर रही है सो तो है ही, लेकिन जो कुछ एक कंपनियां दिलचस्पी भी दिखा रही हैं उनकी शिकायत है कि राज्य में स्किल्ड लेबर नहीं है, मतलब उन्हें जिस तरह के स्किल में पारंगत लोग चाहिए वो नहीं है। इसकी जड़ें बिहार की एजुकेशन पॉलिसी में जाती हैं। हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन दोनों में क्वालिटी एजुकेशन की समस्या है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक लिटरेसी रेट के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इसका लिटरेसी रेट जो है वो 63.5% है। ASER 2022 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में एजुकेशन की स्थिति बहुत ही खराब है। उसके कुछ आंकड़े देखते हैं। मसलन बिहार के प्राइवेट और अपर प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 60% है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 72% का है। मतलब जहां देश में 100 में से 72 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, वहीं बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या 100 में से 60 है। 2018 से 2022 के बीच में बिहार में एनरोलमेंट रेट बढ़ा है। 4 सालों में ये 78.1% से बढ़ के 82.2% पर पहुंच गया। मुबारक हो। लेकिन एजुकेशन क्वालिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। यही रिपोर्ट बताती है कि क्लास 3 के 87% बच्चे, क्लास 5 के 63% बच्चे और क्लास 8 के 30% बच्चे क्लास 2 की चीज़ें ही नहीं समझ पाए, ना वो बता पाए। ये बताता है कि बिहार में भले ही एनरोलमेंट रेट बढ़ा है, लेकिन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। इसी तरह जो हायर एजुकेशन यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास डिग्री ज़रूर आ जाती है, लेकिन उस डिग्री से उन्हें हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिलती हैं, मतलब मोटी कमाई वाली नौकरियां नहीं हैं। अब सवाल आता है कि फिर लोग काम करेंगे क्या? पूरी बात समझने के लिए हमें थोड़ा रिवर्स गियर में जाना होगा, उदारीकरण वाले साल में, क्योंकि बिहार के बर्बादी की जड़ें वहीं नजर आती हैं। 1980 और 90 के दशक में बिहार की इकोनॉमी गहरे भंवर में घूम रही थी, जहां एक तरफ ज़्यादातर राज्य आर्थिक मोर्चे पर ग्रोथ दर्ज करा के इतरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार के आंकड़े नंबर स्केल पर शून्य के नीचे यानी नेगेटिव थे। ज़मीन, लेबर और पानी जैसे संसाधनों से ओतप्रोत होने के बावजूद प्रदेश की गिनती सबसे गरीब राज्यों में हो रही थी। जनसंख्या का विस्फोट, गरीबी, कम शैक्षणिक दर, खेती किसानी में घटती प्रोडक्टिविटी में फंसे बिहार को टैग मिला बीमारू राज्य का।
दरअसल राज्य में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर जैसे कि आईटी या अन्य सेवाओं में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए लोगों को खेती बाड़ी ही कमाई का आसान रास्ता लगा। और आज आलम यह है कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल 47.8% आबादी इस समय खेती से जुड़ी गतिविधियों में ही लगी हुई है। जिस राज्य या देश की इकोनॉमी में खेती पर ज्यादा निर्भरता होती है, वहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स को पनपने के लिए खाद पानी नहीं मिलता है। ऐसी इकोनॉमी पर्यावरण और मार्केट पर निर्भर हो जाती है। थोड़ी सी भी प्रतिकूल स्थिति में इकोनॉमी की हवा निकल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, लिहाजा इनोवेशन नहीं होता और आर्थिक ग्रोथ के सपने बहुत दूर होने लगते हैं। दो 2021-22 में जीएसडीपी बिहार की 10.98% की दर से बढ़ी, जो देश भर में तीसरा सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। लेकिन जब इस जीएसडीपी के आंकड़ों को और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का योगदान महज 18.1% का है। सबसे ज्यादा 60.7% योगदान सर्विस सेक्टर का है और उसके बाद एग्री सेक्टर का 21.2%। आलम यह है कि देश भर में इंडस्ट्रियल आउटपुट में बिहार का योगदान नाम मात्र का हो जाता है, महज 0.5%। सबसे ज्यादा नौकरियां आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंफ्रा, रिटेल सेक्टर देते हैं, लेकिन बिहार में इनमें से किसी भी सेक्टर की बड़ी कंपनियां आपको नहीं नजर आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आने वाला एक ट्रस्ट है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। उसके हिसाब से राज्य में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर हैं तो फूड प्रोसेसिंग की है, डेयरी, शुगर, केमिकल, टोबैको, टेक्सटाइल, रबड़ या फिर लेदर की। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है और ना ही उनका मेहनताना बहुत ज्यादा है। बिहार से न्यू एज या फिर बड़े पैमाने पर नौकरी देने वाली और अच्छी सैलरी देने वाली इंडस्ट्रीज नदारद हैं। नवंबर 2024 में खबर आई कि बिहार में आईटी कंपनियों ने 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का इंटेंट जताया है, जिसका खूब बाजा बजाया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अभी इंटेंट मात्र है, मतलब इरादा भर जताया गया है। असल में अभी तक किसी भी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन आंकड़ों को देखें तो ये तो साफ हो गया कि बिहार में इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस ना के बराबर है। लेकिन इस हाल का जिम्मेवार कौन है? दरअसल किसी भी तरह की इंडस्ट्री के लिए कुछ फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लाल फीताशाही, करप्शन, बिजली की समस्या, माफियाओं की गुंडागर्दी, जीरो फाइनेंशियल सपोर्ट, इन तमाम चुनौतियों के लिस्ट में आते हैं। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोड़ा इन्हीं कारणों को दिया जा सकता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में उनके पास गिने चुने विकल्प ही बचते हैं। या तो वो अपना दुकान या बिजनेस शुरू कर दें, या सदियों की प्रथा फॉलो करते हुए खेती बाड़ी में लग जाएं। खेती बाड़ी में भी अब स्थिति खराब हो चुकी है। एग्री सेक्टर भी उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रहा कि वो इतनी आबादी को खपा सके। बिहार में ज्यादातर खेती पट्टे पर या फिर बटाई पर होती है। दरअसल जिस जमीन पर खेती हो रही है वो ज्यादातर बड़े जमींदारों की है, जिसे किसान किराए पर लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। इस सिस्टम में किसानों की ज्यादातर फसल तो किराया देने में चली जाती है और उनके पास नाम मात्र की सेविंग बचती है। ऐसे में किसानी भी सर्वाइवल के लिए कोई खास बढ़िया विकल्प नहीं बची रह गई। अब दूसरा विकल्प आता है नौकरी का। या तो प्राइवेट नौकरी करेंगे या सरकारी। प्राइवेट नौकरी देती हैं कंपनियां, जो बिहार में है नहीं। क्यों नहीं है, उनकी वजह हमने आपको पहले बता ही दी है। ऐसे में लोगों की प्राथमिकता बस पैसे कमाना हो जाती है, अब चाहे वो जिस काम से मिले, जैसे डिलीवरी पार्टनर बनकर या फिर किसी भी छोटी मोटी फैक्ट्री में मजदूरी कर। जो युवा टैलेंटेड हैं, कैलिबर हैं, जिन्हें लगता है कि वो किसी बड़ी नौकरी के लिए बने हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, वो इस तरीके के छुटपुटिया कामों में नहीं लगना चाहते हैं और इस तरह उनके दिमाग में चढ़ता है सरकारी नौकरी का खुमार। जब बिहार के छात्रों से पूछेंगे कि किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर का जवाब होगा सरकारी नौकरी। क्यों? सरकारी नौकरी में ठौर है, फिक्स सैलरी तो मिलती है, अलग से 10 तरह के भत्ते, महंगाई को ध्यान में रखते हुए साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, HRA, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता। जबकि प्राइवेट नौकरियों में हाल ये है कि इंक्रीमेंट छोड़ दीजिए, नौकरी बनी रहे वही सबसे बड़ा रिलीफ है। जबकि सरकारी नौकरी में तो रिटायरमेंट से पहले आपके पोस्ट पर आंख उठाकर भी कोई नहीं दे सकता। ना ही इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की तरह आगे आकर 70 घंटे काम करने की वकालत करता है। काम के घंटे तय रहते हैं। तो ये कुछ तमाम कारण हैं, जो बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से बच्चे सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे रहते हैं। बिहार के इलाकों में सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि आपको समाज में अलग रुतबा भी मिलता है। अब तो लाल नीली वाली बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां बंद हो गई हैं, वरना पहले बच्चे अपने घर वालों को ये कहकर निकलते थे, देखना एक दिन घर के सामने लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी होगी। बहरहाल ऐसा नहीं है कि वर्किंग पॉपुलेशन में आने वाला हर बच्चा
सरकारी नौकरी की ही ख्वाहिश करता है। कई ऐसे युवा हैं जिन्हें प्राइवेट नौकरी करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिले तो सही। कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं का कहना है कि उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ाई की है उस हिसाब से प्राइवेट नौकरियां नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए सरकारी नौकरी ही अच्छा और स्थिर विकल्प बनती है। प्राइवेट नौकरियों में उन्हें 10 घंटे और देने पड़ेंगे, फिर मेहनताना कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10,000 रुपये। इसलिए आखिर में सरकारी नौकरी ही नंबर 1 ऑप्शन बनकर उभरती है। लेकिन डिमांड बतेरी है और सप्लाई उस हिसाब से हो नहीं रही है। आलम यह है कि कल को सफाई कर्मी, टाइपिस्ट या रिसेप्शनिस्ट जैसे बेसिक रोल्स जिनमें बहुत हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनकी वैकेंसी में भी लाखों की संख्या में यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स के आवेदन भरे होते हैं। अगली समस्या ये है कि एक तो भर्तियां आ नहीं रही हैं और जो आ रही हैं उनके पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं। 2023-24 के राज्य बजट में बीपीएससी, एसएससी और टेक्निकल सर्विस कमीशन के जरिए 63,900 पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया गया था। राज्य पुलिस सेवाओं में 75,543 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है, लेकिन इनमें से कितने पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं या फिर परीक्षाएं हो चुकी हैं या कितनी भर्तियां हो चुकी हैं, इसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की परीक्षा हुई, लेकिन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। कथित पेपर लीक को लेकर हो रहे हंगामे के वीडियोस आप हमारे चैनल पर या फिर अपने फोन पर अभी तक देख ही चुके होंगे। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक के जाल में फंसे बिना जैसे तैसे पूरी करा भी दी गई। उन्हें क्वालिफाई करने वाले बच्चे अभी तक नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस की पराकाष्ठा है, जो तमाम प्रतिकूल माहौल के बाद भी इस उम्मीद में तैयारी करते जा रहे हैं कि क्या पता उनके किस्मत में सरकारी बाबू बनना लिखा ही हो। लेकिन सबके अंदर ना तो इतना पेशेंस होता है और ना ही सबके घर की परिस्थितियां एक सी होती हैं। कुछ को जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है और ऐसे में उनके पास एक ही उपाय बचता है, दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाने का, जहाँ उन्हें मिलते हैं बेहतर मौके और बेहतर मेहनताना। अब सबको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट नौकरी का बिहार में स्कोप बचा नहीं है, तो यहाँ से शुरू होता है पलायन। भारत छोड़िए, दुनिया का कोई ऐसा कोना आपको नहीं मिलेगा जहाँ आपको बिहार के लोग नहीं मिलेंगे। बिहार से, खासकर ग्रामीण इलाकों से मजदूर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। बिहार में प्रवासियों का डेटा 10 सालों में अपडेट किया जाता है। 2001 की जनगणना में बिहार से माइग्रेट करने वाले लोगों की संख्या 2,04,80,976 थी, जो 2011 के जनगणना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में प्रवासी मजदूरों की संख्या 2,72,44,869 थी। 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन टीओआई ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टडी के हवाले से बताया है कि बिहार में ग्रामीण इलाकों में 5 में से 4 लोग शहरी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं काम की तलाश में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। बात सिर्फ अवसरों की नहीं है, दूसरे राज्यों में उन्हें मजदूरी भी अपने राज्य से ज्यादा मिलती है। कृषि कोष ई ग्रंथ पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेशन से पहले ज्यादातर मजदूर एक महीने में बिहार में ज्यादा से ज्यादा 3,766 से लेकर 7,532 रुपए हर मंथ कमा लेते थे, लेकिन दूसरे शहरों में जाने के बाद उनकी ये दिहाड़ी 7,533 रुपए या उससे ज्यादा की हो गई। तो कुल मिलाकर समस्या की एक नहीं कई जड़ें हैं, जो बेसिक पढ़ाई की क्वालिटी से लेकर इंडस्ट्री की कमी, सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों की मानसिकता और कमाई के स्तर तक जाती हैं। अगर बिहार को सालों पुराने दलदल से निकालना है तो इन समस्याओं को दूर करना जरूरी होगा, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को नियति मान लेना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी बिहार को कल कारखाने नसीब नहीं हो पाए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं बिहार की स्थिति पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी के साथ ही हमें इजाज़त। देखते रहिए दिल अलन टॉप। शुक्रिया।